हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट्री में स्वागत है। मैं फिर से इतिहास के चैप्टर नंबर 6 का लगभग आज के सीरीज में थोड़ा सा कम प्रश्न है, लेकिन लगभग में 30 प्रश्नों का संग्रह फिर से लेकर के आए हैं। और पीछे मैंने इतिहास के 5 चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरा चला चुका हूं, जिसको देख करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। और आज के चैप्टर में भी लगभग 30 प्रश्न है, इसे भी आप सभी देखेंगे। देखने के दरमियान कॉपी में नोट करके और अच्छे से बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं, ताकि बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। आज के सेशन में चैप्टर नंबर 6 का शहरीकरण एवं शहरी जीवन पर आधारित मैं 30 प्रश्नों को हल करवाऊंगा, जो कि मेरा आज का छठा क्लास रहेगा। तो आज के सेशन में आप सभी के सामने पहला प्रश्न रहा, कहता है कि गॉर्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। गॉर्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। आपके सामने ऑप्शन है एबेनेजर हॉवर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी में है विलियम ने, ऑप्शन नंबर सी में है नेपोलियन तृतीय ने, और ऑप्शन नंबर डी है हॉसमान ने। तो गॉर्डन सिटी की जो अवधारणा दिया था वे थे एबेनेजर हॉवर्ड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था। अस्थायी कृषि के जमाव से कैसा प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था। आप सभी के सामने ऑप्शन है संपत्ति, ज्ञान, शांति और बहुमूल्य धातु। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से इसका जो संभव हुआ था वह है संपत्ति। संपत्ति का विकास उस टाइम बहुत ज्यादा हुआ था। अगला कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी। लंदन जो था वहाँ पे 5 से लेकर के 13 वर्षों तक या तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया था, और वह किया गया था सन 1870 ईस्वी में। इसे भी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। पूंजीपति वर्ग कहने का अर्थ हुआ कि जो आर्थिक स्थिति से ज्यादा ऊंचा हो, मतलब कि आर्थिक स्थिति उनका सबसे अच्छा हो, उनको हम लोग पूंजीपति वर्ग बोलते हैं। और जो पूंजीपति वर्ग लोग थे वह श्रमिक वर्ग का शोषण किया करते थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है ग्राम, ऑप्शन बी में है कस्बा, ऑप्शन सी में है नगर और ऑप्शन डी में है महानगर। जनसंख्या का जो घनत्व सबसे अधिक होता है वह होता है महानगर में। इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। कौन सा वैसा जो वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। तो पहला ऑप्शन में है उद्योगपति वर्ग, सेकंड ऑप्शन में पूंजीपति, ऑप्शन सी में श्रमिक और ऑप्शन डी में है मध्यम वर्ग। तो जो गरीब और अमीर, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा और अमीरी रेखा के बीच में जो लोग आते हैं उनको हम लोग मध्यम वर्ग बोलते हैं। और सामाजिक वर्ग के रूप में भी जो बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर के आए थे वे थे मध्यम वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। सामंती जो व्यवस्था थी उससे हटकर के किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को बढ़ावा मिला था। आपके सामने ऑप्शन ए में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी में है आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी में है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और ऑप्शन डी में है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील प्रवृत्ति सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। कोई भी व्यक्ति हो अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गांव से होकर के महानगर में, शहर में या तो दूर दूर तक मतलब कमाने के उद्देश्य से जाते हैं, तो वहां पर उनको कुछ प्रभावित होता है। तो प्रश्न में है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो वहां पर गए हुए व्यक्ति प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वह है प्रभावित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है
कि 1810 ईस्वी से लेकर के 1880 ईस्वी तक जो लंदन की जनसंख्या 10 लाख थी, वह बढ़कर कितना हो गया था? 1810 ईस्वी से लेकर के 1880 ईस्वी तक जो जनसंख्या थी लंदन की 10 लाख, वह बढ़कर के कितना हो गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी 40 लाख। 10 लाख से बढ़कर के 40 लाख तक इसकी जनसंख्या चली गई थी। अगला कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन सी में है शिथिल अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? औद्योगिक जो करण हुआ था उसने किसके स्वरूप को ज्यादा प्रभावित किया? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में है ग्रामीणीकरण का, ऑप्शन बी में है शहरीकरण का, ऑप्शन सी में है कस्बों का, और ऑप्शन डी में है बंदरगाहों का। तो जो औद्योगिकरण था वह शहरीकरण मतलब शहर के क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो वह है शहरीकरण। अगला कहता है कि जिग्गुरात कहाँ बनवाए गए? जिग्गुरात कहाँ बनवाए गए? जिग्गुरात एक पिरामिड नुमा मंदिर होता है। जिगुरात एक पिरामिड नुमा मंदिर टावर जैसा है। जिगुरात की बात करें, जिगुरात या जो है पिरामिड नुमा मंदिर टावर है। मंदिर टावर है और यह मेसोपोटामिया में स्थित है। मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया में स्थित है। मेसोपोटामिया इराक जो था, इराक को हम लोग पहले मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। इराक को हम लोग पहले मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है कि लंदन में भूमिगत रेल की शुरुआत किस वर्ष की गई? लंदन में भूमिगत रेल की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो आपका ऑप्शन है 1763 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1787 ईस्वी, 1887 ईस्वी। तो लंदन में जो भूमिगत रेल की शुरुआत हुआ था वह हुआ था 1863 ईस्वी में। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी थी? आपके सामने ऑप्शन ए में है 1661 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1819 ईस्वी, और ऑप्शन डी में 1912 ईस्वी। तो बम्बई है, बम्बई को हम लोग भारत की आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी भी बोलते हैं। बम्बई को हम लोग भारत की आर्थिक बम्बई को हम लोग भारत की आर्थिक राजधानी भारत की आर्थिक राजधानी या इसी को बोलते हैं या भारत की वित्तीय राजधानी। वित्तीय राजधानी मुंबई को ही बोला जाता है। आपके प्रश्न में है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? तो यह बना था सन 1819 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि देवगानेर मध्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन मिलता है? देवगानेर मध्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन मिलता है? आपके सामने ऑप्शन ए में है कलकत्ता, ऑप्शन बी में है बम्बई, ऑप्शन सी में है मद्रास, और ऑप्शन डी में है दिल्ली।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आधुनिक शहरीकरण का जो उदय हुआ था सबसे पहले वह हुआ था यूरोप महादेश में, और सन 1810 ईस्वी में आपका ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में हुआ था। तो आधुनिक शहरीकरण का जो उदय सबसे पहले हुआ था वह हुआ था इंग्लैंड में। महादेश की बात करें तो यूरोप महादेश का नाम याद रखिएगा। अगला कहता है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरुआत हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है 1832 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है 1838 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में है 1844 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी में है 1847 ईस्वी। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह हुआ था 1838 ईस्वी में। इसे आप सभी याद रखेंगे। अगला कहता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1955 ईस्वी, और ऑप्शन डी में है 1965 ईस्वी। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का जो उदय हुआ था वह हुआ था 1965 ईस्वी में, मलेशिया से अलग होकर के। 9 अगस्त 1965 ईस्वी में जो सिंगापुर था वह मलेशिया से अलग होकर के इसका गठन किया गया था। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में जो गोलघर था उसका निर्माण किस वर्ष किया गया? आपके सामने ऑप्शन है 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1786 ईस्वी, और ऑप्शन डी में 1857 ईस्वी। तो जो गोलघर पटना में जो निर्माण किया गया था वह किया गया था 1786 ईस्वी में, और वह जो किए थे जॉन गास्टिन नामक इंजीनियर ने किया था। जॉन गास्टिन नामक इंजीनियर ने सन 1786 ईस्वी में किया था। गोलघर का निर्माण यदि पूछा जाए तो सन 1786 ईस्वी में, और जॉन गास्टिन का नाम याद रखिएगा, ये इंजीनियर थे। जॉन गास्टिन नामक इंजीनियर ने इसको बनाया था। किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका जो उद्देश्य था अनाजों का भंडार करना। अनाजों का भंडार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दे दिया था? आपके सामने ऑप्शन है जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन बी में है जेम्स द्वितीय ने, ऑप्शन सी में है चार्ल्स प्रथम ने, और ऑप्शन डी में है चार्ल्स द्वितीय ने। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका आगमन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका आगमन हुआ था। दूसरा पॉइंट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था यह भारत में पहला फैक्ट्री 1608 ईस्वी में लगाया। 1608 ईस्वी में लगाया। कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। और सूरत कहाँ है? तो सूरत है गुजरात में। ये सभी पॉइंट को आप सभी नोट करेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन किस राजा ने बंबई को दे दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स द्वितीय। अगला प्रश्न कहता है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहेब फाल्के जो थे वह निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किए? तो ऑप्शन ए में है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी में है झांसी की रानी, ऑप्शन सी में है सीआईडी, और ऑप्शन डी में है गेस्ट हाउस। तो दादा साहेब जो
राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म की रचना किए थे। इसमें सभी काम ये खुद ही किए थे। जाकर के डायरेक्टर से लेकर के कैमरामैन तक के काम यही किए थे दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के की जो फिल्म है वह है राजा हरिश्चंद्र। आया था कब? तो यह आया था 1913 ईस्वी में आया था टीवी पर। अगला कहता है कि पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बनी? जो पाटलिपुत्र जो पटना का जो प्राचीन नाम है वह किसके शासन काल में मगध की राजधानी बनी थी? तो पटना के प्राचीन नामों की बात करें, पटना की पटना की प्राचीन नाम, तो इसको हम लोग पाटलीग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग पुष्पपुर के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना? आपके सामने ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी में अजात शत्रु, ऑप्शन सी में उदयन और ऑप्शन डी में बृहद्रथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उदयन के समय में जो पाटलिपुत्र था वह मगध की राजधानी बना। बात करें कि उदयन किस वंश का था, तो जो उदयन थे, उदयन जो थे या थे हर्यक वंश के। हर्यक वंश के ये थे। उदयन का संबंध जो था हर्यक वंश के थे। और हर्यक वंश की संस्थापक की बात करें, हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो यह जो होगा यह बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार थे। और बिंबिसार की अगर पुत्र की बात करें, बिंबिसार की पुत्र की बात करें, बिंबिसार का पुत्र तो ये थे अजात शत्रु थे। अजात शत्रु थे। अजात शत्रु थे। इस वंश में एक नियम था कि गद्दी के लिए खुद बेटा ही अपने बाप को मार दिया करता था युद्ध के दौरान, या तो किसी भी तरह से अपने पिता जो कि वही मार दिया करता था इस वंश में। तो इसी वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। आर्यक वंश को हम लोग पितृहत्या वंश के नाम से भी जानते हैं। इस सभी पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और अच्छी तरह से इसे याद रखेंगे, ताकि हो सकता है कि बोर्ड में पूछे। अगला कहता है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया था? मेगास्थनीज जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र की अर्थात पटना की जो था, पटना की यात्रा किसके समय में किए थे? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है हर्षवर्धन के समय में, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, और ऑप्शन सी में अशोक के समय में, ऑप्शन डी में है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो मेगास्थनीज जो थे वह यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। इसको हम लोग यूनान के राजदूत के नाम से भी जानते हैं। यूनान का राजदूत था। और यह पटना की यात्रा किसके समय में किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की यात्रा किए थे। अगला कहता है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? यह वाला प्रश्न सिख धर्म से संबंधित है। यह जो प्रश्न है वह सिख धर्म से संबंधित है। बात करल जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। और यहाँ से एक क्वेश्चन में आता है कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? ये हो गए प्रथम गुरु, गुरु नानक जो थे ये हो गए प्रथम गुरु। टोटल मिलाकर के सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। 10 गुरु हुए थे और उन्हीं में से प्रथम, पचमा और दसम गुरु के बारे में बोर्ड पूछता है। तो प्रथम गुरु गुरु नानक जी और 5वें गुरु जो थे
5वें गुरु वह थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। और जो पूछता है, एक और पूछता है कि 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु कौन थे? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो आपका प्रश्न है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह हुआ था बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में भी हुआ था पटना साहिब में। पटना में भी हुआ था पटना साहिब में। और पटना साहिब में जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म स्थान को ही हम लोग गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। जन्म स्थान को, जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना साहिब। पटना साहिब। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि विशाल स्नानागार कहाँ बना था? विशाल स्नानागार कहाँ बना था? आपके सामने ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में है हड़प्पा, ऑप्शन सी में है लोथल और ऑप्शन डी में है धौलावीरा। तो जो विशाल स्नानागार थे वह बना था मोहनजोदड़ो में। इसका सही आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और चैप्टर नंबर 6 का लगभग हमने शहरीकरण एवं शहरी जीवन से संबंधित 25 प्रश्नों को हल कराया। हो सके तो आपके एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी हिस्ट्री से पूछ सकता है, तो इसे भी आप लोग याद करेंगे। और सभी विषयों की भांति सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक पाठों को आप अपने तरीके से अध्ययन करेंगे और जितना हो सके सेट प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। जीनियस फैक्ट्री के चैनल पर आप सभी को प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षकों के द्वारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसे देख करके आप अपनी पढ़ाई बेहतर करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से पूरी बातों को, हमारी बातों को आप अपने जहन में उतार लिए होंगे और अपनी पढ़ाई को इसे देख करके और बेहतर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।